मेरा नाम सोनी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति का नाम अविनाश था। अविनाश और मेरी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। हम दोनों का रिलेशनशिप 2 साल चला और उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। शादी के टाइम पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ना जाने क्यों मैं अपने ही पति से डर रही थी। मैं अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। अविनाश देखने में स्मार्ट और खूबसूरत था। उसकी आंखें भी ब्राउन कलर की थी। मैं अविनाश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह एक अजीब बात थी कि मैं जिस इंसान से प्यार करती थी मुझे उसी से डर लग रहा था। शायद मुझे उससे डरना नहीं चाहिए था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे उसके माता पिता से डर लग रहा था। मैंने सुना था कि अविनाश के पिताजी बहुत कड़क बिहेवियर के इंसान हैं और वह हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से वह हमारी शादी पर राजी हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। मैं अविनाश से प्यार करती थी और मैं उनकी मोहब्बत थी मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आ गई थी। यह अलग बात थी कि अविनाश से मेरी शादी हुई, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। हम जिस तरह से मिले, हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, उस हिसाब से तो हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। अविनाश की जॉब कंपनी में लग गई थी। फिलहाल हमारी 2 साल के रिलेशनशिप के बाद हम दोनों की शादी हो गई। अभी मैं नई नई दुल्हन थी और मेरे पति अपनी नई पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय नाइट ड्यूटी कर रहे थे। मैं चाहती थी कि उनसे बातें करूं, कुछ उनकी सुनूं और कुछ उनको अपनी बताऊं, लेकिन मैं अपने ससुर के बिहेवियर से कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी। मेरी एक नंद थी। सास ससुर और मेरे पति दरअसल अविनाश और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे और अभी तक अविनाश के घर से रिश्ता नहीं आ रहा था। मैं अविनाश के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। जब मेरे पिताजी ने खुद अविनाश के पिता के आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वह हमारे रिश्ते के लिए राजी हुए थे। लेकिन मेरे ससुर जी ने एक शर्त मेरे घर वालों के आगे रखी। मेरे भैया देखने में बहुत स्मार्ट थे। उनकी शर्त ये थी कि वो अपने बेटे की शादी मेरे साथ सिर्फ एक शर्त पर ही करवाएंगे, जब मेरे पिताजी अपने बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ करवाएंगे। मेरे ससुर का कहना था कि वह अपने बेटे के रिश्ते के साथ साथ अपनी बेटी का रिश्ता भी मेरे भैया के साथ करना चाहते थे। लेकिन मेरे भैया देखने में बहुत स्मार्ट थे और मेरी ननद देखने में बहुत काली मोटी और बदसूरत टाइप की थी। मेरी माँ और भैया इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भैया पढ़े लिखे इंसान थे और मेरी नंद अनपढ़ के साथ साथ बदसूरत भी थी। मेरे भैया हम 5 बहनों के इकलौते भाई थे और मेरी माँ की चाहत थी कि वह हमारी भाभी खूबसूरत लेकर आएंगी। मम्मी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं करेगी जो अनपढ़ है और साथ साथ इतनी काली भी है। इस बात पर मेरे ससुर बहुत नाराज हुए थे। अब ये मेरे ससुर की शर्त थी कि वो मेरी शादी अविनाश के साथ तभी करवाते जब उनकी बेटी की शादी मेरे भैया के साथ होती। मेरे घर वाले कन्फ्यूज़न में पड़ गए थे। इस बारे में मेरे पापा ने अविनाश से बात की, उनको समझाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अविनाश की तो अच्छी तरह से बात समझ में आ गई थी। अविनाश ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अविनाश के पापा तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। अविनाश ने जब सुसाइड करने की धमकी दी, तब जाकर वो हमारी शादी के लिए तैयार हुए थे और फाइनली 2 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। उनका कहना था कि यह लड़की शादी करके भले ही हमारे घर में आ गई है, लेकिन हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके माता पिता ने हमारी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर हम कभी भी इसको बेटी की तरह नहीं बल्कि बहू की तरह ही ट्रीट करेंगे, जिसे आमतौर पर लोग करते हैं। अविनाश के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरे माता पिता के आगे शर्त लाकर रख दी। भला कौन से अपने बेटे की शादी किसी के साथ भी कर सकता है। मेरे ससुर बहुत गलत बिहेवियर के इंसान थे और वह सारे ख़ानदान में सिर्फ अपने ही चलाते थे। उनकी मर्जी के खिलाफ पूरे ख़ानदान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे ससुर का यही कहना था कि हम लोगों ने तुम्हारी अपने बेटे के साथ शादी करवाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हम चाहते तो कभी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाते, जबकि तुम्हारे पिता ने हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे ससुर हमेशा मुझे डराते थे कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी खैर नहीं। यह बात सुनकर मुझे डर लगने लगता और मुझे अपने पति से भी डर लगता कि कहीं वो भी अपने पिता की तरह कड़क बिहेवियर का ना हो जाए। अविनाश बहुत अच्छे थे, लेकिन
लेकिन कभी उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपने पिता को भी सुसाइड की धमकी देकर हमारी शादी के लिए मना लिया था, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी मेरा दिल हमेशा उनकी तरफ से डरा डरा सा रहता था। मेरी सास को तो मैं बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वह अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी और मैं सच में बहुत खूबसूरत थी और पहली नज़र में ही उनको पसंद आ गई थी। बस प्रॉब्लम मेरे ससुर को ही होती थी, जबकि मेरी फैमिली अमीर थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल का स्टैंडर्ड और मेरे मायके का स्टैंडर्ड सेम नहीं था, दोनों ही परिवार बराबरी के थे। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे तसल्ली दे दी थी कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हुई थी। अविनाश सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस घर में तुम दिलाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। मेरे पति अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते थे और अपनी बहन से भी। वो अकेले कमाने वाले थे और अपनी कमाई से अपने पूरे घर का खर्च उठा रहे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास बहुत सीधी थी और मुझे हमेशा आशीर्वाद देती रहती थी, लेकिन वो भी अपने पति के बिहेवियर से बहुत डरती थी। शादी के 2-3 दिन बाद मेरे ससुर ने अविनाश से बात की और कहने लगे कि मैं तुम्हारी पत्नी को इस घर में कभी बहू का मकान नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी जिद की वजह से ऐसे की है, वरना मेरा कभी इरादा नहीं था कि यह लड़की हमारे घर की बहू बनकर आए, बल्कि मैं तो अपने गांव में रहने वाले भाई की साली को तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता था कि बहुत खूबसूरत है और उनके नाम करोड़ों की जायदाद है। ये लड़की क्या लेकर आई है, सिर्फ मामूली सा दहेज। और फिर तुम्हारी बात यह भी कि उसके माता पिता ने हमारी बात को नहीं माना। इन सब के बाद मेरे दिल में इस लड़की और उसके परिवार के लिए कहाँ से जगह बन सकती है। मेरे ससुर ने घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया और उनका कहना था कि अब घर के सारे काम तुम्हारी पत्नी ही किया करेगी, यह इसका अपना घर है और अब इस घर में नौकरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यही घर के काम करेगी और तुम्हें भी अपनी पत्नी की ज़्यादा चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसका भाई हमारी बेटी से शादी कर लेता तो क्या बिगड़ जाता। देखो, तुम्हारी बहन अभी तक कुंवारी बैठी हुई है, वह अभी भी अपनी शादी के सपने सजाई हुई है, लेकिन उस बेचारी की शादी नहीं हो पा रही। सुना है कि तुम्हारे साले का रिश्ता तय होने वाला है। लड़की खूबसूरत है और अमीर परिवार से आ रही है। लड़की तो मेरी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा पति चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि घर में सब लोग इस लड़की के साथ ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे जैसा नॉर्मल ससुराल वालों का होता है। जब इसके माता पिता ने मेरी बेटी की तकलीफ़ नहीं समझे तो हम लोग उस लड़की की तकलीफ़ क्यों समझे। मेरे पति ने अपने पापा से कहा, पापा इसमें सोनी का क्या कसूर है। जब इसके पेरेंट्स ने अपने बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और सोनी क्या कर सकती थी। हर लड़का जिसे पसंद करता है वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। शायद सोनी के भाई को भी हमारी बहन पसंद नहीं आई होगी, इसलिए इसके माता पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे पति ने कहा कि पापा आप तो मेरी खातिर मेरी पत्नी का ख्याल रखना होगा। अब जब आप इस शादी के लिए राजी हो गए हो तो मुझे पता है कि आप मेरी खुशी के लिए मेरी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा इज्जत दोगे और हमेशा उसका ख्याल रखोगे। ये मेरी पत्नी है और इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं बदल सकता, इसलिए जो कुछ हो चुका है उसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे, अच्छा ठीक है, रख लेंगी तुम्हारी पत्नी का ख्याल, तुम फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पति ने खुशी खुशी अपने पिता को गले लगा लिया और कहने लगा कि मुझे पता था कि मेरे पापा कभी मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते और हमेशा मेरे कहने के मुताबिक ही चलते हैं। मेरे पापा मेरी जिद के आगे हर बार हार जाते हैं। मैं समझती थी कि मेरे ससुर अपने बेटे से खुश हो गए थे और उनकी बात मान गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ में बुरे से बुरा होता चला जाएगा। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति दिन के साथ साथ नाइट ड्यूटी भी करने लगे थे। सुबह 6 बजे आते और 8 बजे दोबारा से ऑफिस चले जाते थे। मेरे साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे और ये सब देखते हुए ही मेरे ससुर ने मेरे साथ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे सारे घर के काम करवाते, वो बार बार मुझे किसी न किसी काम का हुक्म देते रहते, जबकि मेरी सास बीमार रहती थी और वो अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। मेरी नंद और ससुर दोनों ही एक हो गए थे। मेरी नंद मुझे बहुत ताने देती, वो भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती थी जैसे मैं कोई नौकर हूँ। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर भी मेरे साथ
किसी कड़क सास के जैसे बिहेव करते हैं। और मेरी नंद, मेरी दूसरी सास है, वह मुझसे पूरा दिन घर काम करवाती और ख़ुद सारा दिन आराम करती रहती थी, मुझे ताने देती रहती थी और बार बार मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई या नहीं, लड़की कैसी है, भगवान करे वो लड़की बांझ हो, भगवान करे वो लड़की शादी की पहली रात ही मर जाए। वो मेरे भाई को इस तरह से दुआएं दे रही थी। उसकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे भैया की पत्नी बनने के सपने सजाए बैठी हो? अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मेरे भैया के साथ नहीं हुई, वरना तुम जैसा बिहेव मेरे साथ कर रही हो ऐसा ही मेरे घर वालों के साथ भी करती। इस बात पर उसने मेरी क्लास लगवा दी। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां ही तो लड़कों को अपने काबू में कर लेती हो। तुमने अपनी मोहब्बत की जाल फेंक कर मेरे सीधे साधे भाई को फंसा लिया। देख लो, हमारा तो इतना बड़ा दिल है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया, वरना मेरे भैया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे पापा और मैं तो यही चाहते थे कि अविनाश भैया की शादी मेरी चाची की छोटी बहन के साथ हो जाए, जो बहुत खूबसूरत है और गांव में उसकी करोड़ों की ज़मीन पड़ी हुई है। तुमसे तो हमें इतना भी फ़ायदा नहीं हो सका कि मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हो जाती। अगर वो लड़की हमारे घर में आ जाती तो कम से कम हमें करोड़ों का फ़ायदा होता। उस लड़की का जो कुछ था वो मेरे भैया को ही तो मिलना था, लेकिन ना जाने तुम कहाँ से मेरे भैया के पीछे पड़ गई और हमारे घर में आ गई। मेरी नंद और ससुर ने मुझ पर वो सारी जुल्म कर डाले जो एक नॉर्मल ससुराल वाले बहू के साथ करते हैं। सारे घर के काम मुझसे करवाना, खाना बचता था तो मैं खा लिया करती थी, वरना ताज़ा खाना तो मेरे ससुराल वाले ही खा लिया करते थे और कभी मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आते थे। और मेरी तो हमेशा अविनाश से मेरे खिलाफ कान भरती रहती थी। वो मेरे पति से मेरी लड़ाई करवाती रहती थी और कभी मेरे हाथ में पैसे नहीं आने देती थी। यह बाप बेटी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। मैंने कभी अपने पति को भी इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैंने उनसे बहुत तंग आकर उनके पापा और बहन की शिकायत की, तब उन्होंने कहा कि तुम गलती करके उनको मौका देती ही क्यों हो? जो लोग तुम पर गुस्सा करे। मैं कहती थी कि मैं तो कोई गलती नहीं करती, फिर भी तुम्हारे पापा और बहन मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी 10-15 दिन से मेरे पति नाइट ड्यूटी कर रहे थे कि अचानक मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं स्टोर रूम में सो रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हैरान थी कि रात में तो मैं अपने कमरे में सोई थी, तो फिर मैं स्टोर रूम में क्या कर रही हूँ। मेरी ननद ने भी मुझे कहा कि तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो। मैंने कहा, रात में कुछ सामान रखने के लिए आई थी, तभी अचानक मुझे नींद आ गई होगी, शायद इसलिए मैं स्टोर रूम में हूँ। अपनी नंद को तो मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि मैं स्टोर रूम में कैसे आई, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात में मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरी ननद ने कहा कि अच्छा, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, चलो हमारे भैया ने एक बीमार लड़की से शादी की है। इस बात की हमें तसल्ली हो गई। पता नहीं तुम नींद में चलकर कहाँ कहाँ निकल जाओगी, ना जाने तुम जैसी औरतें अच्छे घरों में कैसे आ जाती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में ही सोई थी। फिर मेरी नंद कहने लगी, तुम अपने कमरे में सोई थी तो क्या कोई तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया? ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। तुम झूठ बोलकर सच को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। पता नहीं तुम क्या क्या करती रहती हो। भैया तो काम में बिजी रहते हैं और तुम अपनी ही दुनिया में मगन रहती हो। तुम अपने पति को यह दिखाना चाहती हो कि मुझे तो स्टोर रूम में सुलाया जाता है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इस बात पर मैंने अपनी नंद से और ज़्यादा बहस नहीं की और मैं स्टोर रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ आ गई। फिर अगली रात जब मैं सोई तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं फिर से स्टोर रूम में सो रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि आज दूसरा दिन था जब मैं स्टोर रूम में सो रही थी, या मेरे साथ ना जाने क्या हो रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। इसी तरह से मेरे साथ तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वो तो अच्छा हुआ था कि पूरे 6 बजे मेरी नींद खुल जाया करती थी। 6 बजे मेरे पति के आने का टाइम होता था। जब 6 बजे ऑफिस से घर आते तो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते और फिर अविनाश कुछ देर आराम करने के बाद फिर से 8 बजे के टाइम पर ऑफिस चले जाते थे। जब मेरी आँख खुली तो 6 बज रहे थे। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे डर था कि इस बार मैं कहीं अविनाश को पता न चल जाए। अगर अविनाश को पता चल गया तो वो न जाने इसका क्या मतलब निकालेंगे, और ज़रूर उनको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में सोती हूँ और सुबह को जब मेरी आँख खुलती है तो मैं स्टोर रूम में होती हूँ,
क्योंकि मैं खुद भी सच्चाई के बारे में नहीं जानती थी कि किस तरह से मैं सोने के बाद स्टोर रूम में आ जाती हूँ। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए थे, लेकिन अचानक एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं काम करते करते बेहोश हो गई। मेरे ससुर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे पक्का यकीन था कि यह बच्चा मेरे पति का ही था। लेकिन ये खबर सुनकर मेरे ससुर ने बड़ी अजीब सी बात कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरा बेटा तो घर पर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही आता है। मैंने कहा कि इन 2-3 घंटे में हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। वो सुबह 6 बजे आता है और 8 बजे वापस अपने ऑफिस चला जाता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैंने अपने ससुर से कहा, नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? गड़बड़ कैसे हो सकती है? मेरे ससुर ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है और अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं। 20 दिन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? फिर मेरा बेटा भी सारी सारी रात घर से गायब रहता है। इतनी जल्दी वो माँ बनती है जो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। तुम तो बीमार भी हो, नींद में चलती हो। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि तुम्हें रात को चलने की बीमारी है। मैंने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा, यह तो जब बच्चा पैदा होगा तभी पता चलेगा। बच्चा पैदा होते ही डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि ये मेरे ससुर मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ना जाने किस तरह की बातें कर रहे थे और मेरी नंद भी अपने पिता का साथ दे रही है। मैं अपने घर पर भी अपने ससुराल की कोई बात नहीं बताती थी क्योंकि खामोशी से सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि अगर ये सारी बातें मेरे मायके में पता चल जाती तो मेरे घर वाले यही कहते कि अपनी मर्जी से लव मैरिज की है, तो ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे इस बारे में अपने पति से ही बात करनी थी क्योंकि उनके पिता और बहन ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। जितने ताने और बातें मैंने बर्दाश्त कर ली थी, इतनी बातें शायद और कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं क्या करती, अपने परिवार को भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। अब मुझे रह रह कर एहसास हो रहा था कि लव मैरिज करने वालों का यही नतीजा होता है। लव मैरिज करने वाली लड़की परेशान भरी हालात अपने माता पिता को खुलकर नहीं बता सकती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बारे में अविनाश को बताना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ऑफिस से ही कंपनी की मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, जहाँ पर उन्हें लगभग 10 दिन रहना पड़ेगा। मुझे उनके घर आने का इंतज़ार था, लेकिन मेरे पति ने तो अब 10 दिन बाद घर आने के बारे में कह दिया था। लेकिन मैंने फ़ोन पर उन्हें बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए थे। मेरे पति ने कहा कि मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अब मैं जब घर आऊँगा तो नाइट ड्यूटी नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लेकिन मेरे ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन करके पहले ही कह दिया कि घर के हालात बहुत ख़राब हैं। तुम नाइट ड्यूटी करोगे तो घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी डबल आएगी। और अब जब बहू प्रेग्नेंट है तो इसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 10 खर्च हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ कर रखने होंगे। अविनाश के दिमाग में बात अच्छी तरह से बैठ गई थी और उन्होंने अपनी नाइट ड्यूटी वाली शिफ्ट ख़त्म नहीं की थी। दिन और रात दोनों टाइम ही ड्यूटी कर रहे थे। फिलहाल अभी तो वह 10 दिन के लिए दूसरे शहर मीटिंग के लिए जाने वाले थे। लेकिन 10 दिन की मीटिंग पूरी होने के बाद मेरे पति घर में रहने लगे। घर में रहकर वह ऑफिस का काम करने लगे। मुझे इस बात की खुशी थी कि उन्हें मेरी परवाह थी, इसलिए उन्होंने नई चीफ वाली ड्यूटी ख़त्म कर दी थी, बल्कि उन्होंने दिन वाली भी ड्यूटी ख़त्म कर दी और वह घर पर रहकर ही अपने ऑफिस का काम करने लगे थे। लेकिन जिस दिन मेरे पति घर पर रुके, उसी दिन मेरे ससुर ने मेरे पति को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मेरे पति को बताया कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुमने इतना नहीं सोचा कि इतनी जल्दी तुम्हारी पत्नी माँ कैसे बन सकती है। ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक एक लड़का हमारे घर पर आया। यह लड़का हमारे पड़ोस वाले घर में ही रहता था। घर में आता जाता तो नहीं था, लेकिन मेरे ससुर से उसकी अच्छी बातचीत थी। अक्सर मैं उन दोनों को गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर बातें करते हुए देखती थी। उस लड़के ने कहा कि मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। दरअसल अविनाश भैया, आपकी पत्नी का मेरे साथ अफेयर चल रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा होकर आपको यह बात बता रहा हूँ। मैं आपकी पत्नी को बहुत पसंद करता हूँ और यह भी मुझे बहुत पसंद करती है। मुझे गलत काम करने के लिए बहुत फोर्स करती है। उसने ऐसी ऐसी बातें मेरे पति को बताई जिसे सुनकर मेरे पति को गुस्सा आने लगा। वो मुझ पर टूट पड़े और खूब गुस्सा करने लगे। लेकिन मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं इस लड़के को जानती तक नहीं,
कभी इससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। ये झूठ बोल रहा है। मेरे पति कहने लगे, ऐसे कैसे लड़का को झूठ बोल रहा है? इसने तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें बताई वो सब कुछ मुझे सच लग रही है। कोई लड़का हमारे घर आकर कह रहा है कि मेरे आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम कह रही हो कि यह सब झूठ है। भला ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़का किसी के घर में घुस आए और इतनी बड़ी बात कह दे? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब ज़रूर तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मेरे ससुर ने कहा कि बेटा हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम घर पर आते ही कितनी देर के लिए हो और तुम्हारी पत्नी का कहना है कि माँ बनने वाली है। मेरे ससुर ने बात को गलत रूप दे दिया था और साथ साथ मेरी ननद भी उसको मेरी स्टोर रूम में सोने वाली बात बताने लगी। कहने लगी, क्या पता भाभी स्टोर रूम में इस लड़की को मिलने के लिए बुलाती हो। यह सुनकर तो मेरे पति और भी ज़्यादा आग बबूला हो गए। उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था वो लड़का तो सारी बातें बताकर जा चुका था। मेरे पति को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पापा हम दोनों की शादी के खिलाफ थे और मेरे पापा ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपको मेरी पत्नी का ख्याल रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ। तुमने क्या किया? मेरे साथ मेरे बिजी होने का फ़ायदा उठाया। तुम पर भरोसा करता हूँ इसलिए तुम्हें अपने घर पर छोड़कर मैं अपने काम में बिजी हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ काम कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। मैंने कहा कि और उसका क्या, जो जुल्म आपके पापा और बहन ने मेरे साथ किया उनके बारे में भी तो जाकर आप उनसे सवाल करो। मैंने हमेशा आपसे सारी बातें छुपाई और कभी अगर आपको बताने की कोशिश भी की तो आपने मेरी ही गलती निकालकर मुझे डांट कर खामोश कर दिया। पर ये सब कुछ झूठ है जो भी उस लड़के ने आपको बताया। यह सब कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई और मैंने खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मेरे ससुर और वो लड़का गली में खड़े आपस में हंस हंस कर खूब बातें कर रहे थे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन काश मैं अपने पति को ये सब कुछ समझा सकती। मेरे पति ने फिर से मुझे कमरे में बुलाया और फिर से मुझे ढेर सारी बातें सुनाने लगे, डांटने लगे। किसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते थे और वो लड़का हर दिन हमारे घर आकर मेरे खिलाफ मेरे पति को न जाने कैसी कैसी बातें बताता था। लेकिन बस मेरे पति सिर्फ इस बात से खामोश थे कि जब यह बच्चा पैदा हो जाएगा तब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। धीरे धीरे मेरे 9 महीने पूरे हो गए थे। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरी डिलीवरी हुई और मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ही थी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी। बेटी के पैदा होने की खुशी ससुराल में किसी को भी नहीं थी। सोचा था कि यह मेरा पहला बच्चा है, शायद उसकी खुशी मेरे ससुराल में सब लोगों को होगी। और बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं। बेटी के बारे में सुनकर तो अविनाश बहुत खुश हो जाएंगे और खुश होते ही उसे गोद में ले लेंगे और बेटी को गोद में लेकर कहेंगे कि ये मेरी लाडली बेटी है। मुझे तो लगा था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। शायद अपनी बेटी की शक्ल देखकर मेरे पति पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज मेरे साथ वो हुआ था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पति ने बच्चे का जन्म होते ही डॉक्टर से कह दिया कि डीएनए टेस्ट किया जाए। वो लड़का भी हॉस्पिटल आ गया और बार बार मेरे पति से यही कह रहा था कि यह बच्चा मेरा है और आपकी पत्नी ने मेरे साथ रिलेशन बनाया है। दोनों का अफेयर चल रहा था। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी और मेरी पत्नी को मुझे दे दो। ये सारी बातें सुनकर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ना जाने ये इंसान मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रहा था। इस लड़के से मैंने कभी बात तक नहीं की थी पर यह मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा था। और तो और हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन होने की बातें कर रहा था और मैं रो रो कर अपने पति को बता रही थी कि यह बच्चा आपका है। डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारी बात सामने आ जाएगी। अगले दिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी और मैं भी डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ गई थी। मैं घर तो आ गई थी लेकिन किसी का भी बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। जब मैं घर आई तो सीधे अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मेरी सास की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही थी। मेरी सास बीमार रहती थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस मुस्कुराकर मुझे देखती और आशीर्वाद देती थी। उन्हें घर की किसी बात के बारे में पता नहीं रहता था क्योंकि वह कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर आराम बताया था। मैंने अपनी सास को अपनी बेटी की शक्ल दिखाई। वो मेरी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सास पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो और क्यों रो रही हो।
अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी सास से और कुछ छुपाऊं। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अपने कमरे में जाओ, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी सास बहुत ही समझदार औरत थी। वो मेरे ससुर से बहुत डरती थी, कभी उनके सामने नहीं आती थी। मैंने सुना था कि मेरे ससुर और मेरी सास के बीच ज़्यादा नहीं बनती थी। इसी वजह से मेरी सास का अलग कमरा था और वह खुद को कमरे में बंद रखती थी। उनकी बेटी ही उनका खाना लेकर कमरे में जाती थी। बाकी उनके कमरे के अंदर जाने की किसी और को भी परमिशन नहीं थी। मैं भी अपनी सास के कमरे में कम ही जाती थी, लेकिन आज उनकी पोती की शक्ल दिखाने के लिए उनके कमरे में आ गई थी तो उन्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी परेशानी पूछी और मुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो घर का माहौल ऐसा हो रहा था जैसे कि अदालत लगी हो। मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे सज़ा दी जा रही थी। मेरे पति तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पति की मोहब्बत ख़त्म हो गई है। आखिरकार उनके दिल में मेरे खिलाफ अब शक भर दिया गया था और मेरे पति ने भी अभी तक मेरी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी थी, उसे गोद में भी नहीं उठाया था। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़का मुझसे फिजिकल रिलेशन की बातें कर रहा था वो ही उसका पिता था। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि इस लड़के का और मेरा रिलेशन कब बन गया। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि मेरे पति मुझे ज़रूर छोड़ देंगे। मैंने अविनाश को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनको यकीन दिलाने के लिए। जब यह बात साबित हो गई कि वो लड़का ही मेरी बेटी का पिता है, इस बात पर मेरे ससुर और ननद को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। वो दोनों मेरे पति को मेरे खिलाफ और भड़काने लगे थे। अब मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। अपने पति को समझाने की कोई भी मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं था। और तो और यह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी यह बात साबित कर चुकी थी कि मेरी बच्ची का पिता यही लड़का है। मेरा पति बुरी तरह से रो रहा था, उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कहा कि सोनी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैंने तो तुम पर भरोसा किया और तुमसे शादी की। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने पापा के कहने के मुताबिक शादी कर लेता। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं फिर से अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनको यकीन दिलाने लगी, लेकिन मेरे पति ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे कि अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल सकती हो, यह लड़का झूठ बोल सकता है, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती ना, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। वो लड़का जो हमारे घर पर खड़ा हुआ था मेरे पति के सामने कहने लगा कि चलो मेरे साथ मेरे घर पर। तुम ही तो कहती थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और तुम कहती थी कि तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं। तुम्हारे पति काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि तुम बिल्कुल अकेली रह गई हो। सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई, क्योंकि तुम्हारे पति के साथ तुम्हें वह सुख नहीं मिल पा रहा था जो तुम्हें मुझसे चाहिए था। अब तुम यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही हो? चलो मेरे साथ। मैं हैरान रह गई थी कि ये इंसान मेरे बारे में कितनी गलत बातें बोल रहा था। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। जैसी बातें मेरे बारे में कर रहा था मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। वो इंसान सरासर झूठ बोले जा रहा था, क्योंकि वो मेरे पति को इस बात पर यकीन दिलाना चाहता था कि मेरे उसके साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन मैं खुद भी इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर डीएनए टेस्ट गलत कैसे हो सकती है। उस लड़के की सारी बातें सुनकर मेरे पति की हालात अजीब सी हो गई। वो तो यही समझ रहे थे कि मैंने उनके साथ धोखा करके इस लड़के के साथ अफेयर चलाया। मेरे पति ने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया और साथ साथ मेरी बेटी को भी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली आई। मेरी रोती हुई हालात देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। जब मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बताया तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने हमें सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बताया कि मैं आप सब लोगों को ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहती थी, कहीं आप लोग ये ना कहो कि तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो तुम्हें सारी बातें बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ससुर और ननद ने मुझ पर गलत आरोप लगाए। मेरे पापा ने कहा कि अब तुम्हें उस घर में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अब तुम यहीं पर रहोगी। मुझे अपने मायके में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था।
तभी अचानक मुझे पता चला कि मेरे ससुर ने अविनाश का गांव में रिश्ता तय कर दिया। यह बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बस अपनी बेटी को गले से लगाती और रोती रहती थी। मुझे पूरा यकीन था कि यह बच्ची अविनाश और मेरी ही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पति की शादी उस गांव की लड़की के साथ होने वाली थी जिसके पास करोड़ों की ज़मीन थी। एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर पर मेरे पति आए हैं। मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि मेरे पति के शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी और वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। मेरे घर के सारे लोग मौजूद थे जबकि मेरे पापा का कहना था कि तुम हमारे घर पर क्यों आए हो, निकल जाओ यहाँ से। अविनाश ने कहा कि मैं एक बार सोनी से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे सोनी से बात करने दो, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे अविनाश से कोई नाराज़गी नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। मैंने सब लोगों को वहाँ से जाने को कह दिया और कहा कि मैं अविनाश से अकेले में बात करने के लिए तैयार हूँ। जब सब लोग चले गए तो अविनाश ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो सोनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे पति ने बताया कि जब तुम यहाँ से चली गई थी, तुम्हारे आने के बाद पापा ने मेरा रिश्ता गांव में रहने वाले हमारे चाचा की साली से कर दिया था। उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता तय कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी अचानक मेरा एक्सीडेंट एक कार से हो गया जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। मेरी चोटें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब माँ को यह बात पता चली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब वो अपनी तबीयत को भूल गई और मेरी सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन माँ ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। माँ ने मुझे बताया यह सब कुछ जानबूझकर तुम्हारे पापा ने किया है। उन्होंने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि वो तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें इस घर से निकाल दे और मेरे चाचा की साली को इस घर की बहू बना सके। मुझे माँ की बात पर यकीन तो नहीं आया था क्योंकि मम्मी पापा में हमेशा झगड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मुझे लगा शायद इसी वजह से माँ मुझे सब कुछ बता रही है। लेकिन एक दिन मैंने पापा को उस लड़के से बात करते हुए देखा। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मुझे शक हो गया था। मैंने सोचा कि मैं खुद उस लड़के से अपने तरीके से सब कुछ पूछता हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और उनसे कहा कि उस लड़के को पकड़कर मेरे घर पर ले आओ। मेरे दोस्तों ने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ लगाए और उससे कहा कि जो भी बात है सबको सच सच बता दो। वो लड़का डर गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो अविनाश भैया, आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं। आपके पापा ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे आपकी पत्नी के साथ रात गुजारने के। जब आपकी पत्नी रात को सो जाती तो मैं उसे गोद में लेकर स्टोर रूम में आ जाता और उनको दिखाने के लिए स्टोर रूम में को बंद कर देता था। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैंने सोनी भाभी को हमेशा भाभी की नज़र से देखा। मैं सिर्फ पैसों का लालची हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी औरत की इज्जत नहीं खराब की। वो बच्चा आपका ही है। मैं आपकी पत्नी के साथ कमरे में रात ज़रूर गुजारता था, लेकिन मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया और ऐसा करने के लिए आपके पापा ही मुझे पैसे दिया करते थे। उसने बताया कि वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी लैब जाकर पापा ने नकली बनवाई और जब वो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई तो हमें यही लगा कि इस बच्ची का पिता वह लड़का ही है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी इस लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिए। मैं घसीटकर उसको अपने पापा के पास ले गया। उस लड़के ने पापा के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मैं समझ गया था कि माँ ने जो मुझे बताया वो सब कुछ सच था और तुम भी बार बार मुझसे यही कही जा रही थी कि सब कुछ गलत है। पापा से और अपनी बहन से मैंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। उन दोनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी किसी और की बेटी बताकर हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। और पापा ने सब कुछ इसलिए किया ताकि वह चाचा की साली को मेरी पत्नी बनाए और वो दहेज में करोड़ों की ज़मीन लेकर आए। इस वजह से ही उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। वह चाहते थे कि तुम इस घर से निकल जाओ और वो लड़की हमारे घर में मेरी पत्नी बनकर आ जाए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ सोनी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो कि जो मुझे बताया गया था मैं उन बातों में आ गया था। मुझे मेरी बेटी और पत्नी वापस चाहिए। मैंने अविनाश से कहा ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मुझे आपसे ज़्यादा अपने भगवान पर भरोसा था कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं आऊँगी। जो आरोप मुझ पर लगे उनको मैं कभी भूल नहीं सकती। अविनाश ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम पर कभी कोई शक नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी की बातों में आऊँगा। मैं तुम्हें और माँ को लेकर इस शहर से दूसरे शहर चला जाऊँगा और वहीं पर अपनी बिजनेस सेट कर लूँगा। तुम प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। अविनाश बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आ रही थी। वो मेरे पैरों में
गिर गए और कहने लगे कि अगर तुम नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी खातिर न सही, हमारी बेटी की खातिर तो मेरे साथ चलो। अविनाश ने मेरे साथ साथ मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार से माफ़ी मांगी। मुझे मेरी फैमिली ने ही समझाया कि तुम्हारी बेटी है और बेटियों की ज़िंदगी अपने माता पिता के बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तुम अविनाश के साथ चली जाओ। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। अविनाश की माँ भी हमारे घर पर आ गई थी। उन्होंने भी जब मुझसे कहा कि बेटी मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद तुम पर कोई आरोप नहीं लगेगा और मेरा बेटा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं अपने पति के साथ अपनी बेटी को लेकर चली गई। हम लोग दूसरे शहर में रह रहे हैं। मेरे पति ने अपने पिता और बहन के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। सुना है कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उनकी सेवा करने के लिए अभी तक उनकी बेटी है और उसकी शादी नहीं हुई। फिलहाल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम लोग दूसरे शहर में रहते थे और हमारे एड्रेस के बारे में मेरे ससुर और ननद को कुछ पता नहीं था। अब मैं अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बेटी को लगभग 6 महीने की हो गई। मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। मेरे पति अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।